हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 28 लोगों की एक ऐसी टीम के बारे में जो सन 1914 में साउथ पोल को एक्सप्लोर करना चाहती थी, लेकिन वहां पर पहुंचने से पहले ही उनकी ये टीम बर्फ की मोटी चादर में फंस जाती है और इनको उस पर अगले 497 दिनों तक कैंपिंग करनी पड़ती है। उसके बाद इनको वहां से रेस्क्यू किया जाता है। तो दोस्तों, क्या है कहानी 497 दिनों तक समुद्र के बीचों बीच बर्फ की चादर में फंसे रहने वाले इन 28 लोगों की, और किस तरह इनका वहां से रेस्क्यू किया जाता है? कौन टीम थी ये, क्या इनका मकसद था, कौन इनका कैप्टन था? दोस्तों, ये घटना का टाइम ऑफ पीरियड है 1914 से 1916 और इस कहानी का मेन कैरेक्टर है सर अर्नेस्ट शेकल्टन। अर्नेस्ट शेकल्टन एक एक्सप्लोरर हैं और जो अपने एक्सप्लोरर की दुनिया में अपना नेक्स्ट कमिटमेंट करते हैं साउथ पोल को एक्सप्लोर करने का। 1914 में साउथ पोल को एक्सप्लोर करना एक बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि उससे पहले कुछ ही लोग थे जो साउथ पोल तक पहुंचे थे। जैसे सबसे पहले 1911 में नॉर्वे के एक एक्सप्लोरर साउथ पोल तक पहुंचे थे। उसके बाद 1914 में सर अर्नेस्ट शेकल्टन, जो एक जाने माने एक्सप्लोरर थे, साउथ पोल के लिए अपनी 28 लोगों की टीम 69 डॉग्स और एक कैट को लेकर एंडोरेंस नाम के एक शिप में बैठकर अपनी जर्नी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये जर्नी शुरू होती है 5 दिसंबर 1914 से, जब पहली बार ये साउथ जॉर्जिया से अपनी जर्नी के लिए निकलते हैं। लेकिन दोस्तों, जर्नी तो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, इतिहास में बहुत सारी खोज हुई हैं, बहुत सारी जर्नी हुई है, बहुत सारे एक्सप्लोरर हुए हैं और बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने आई हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो मील का पत्थर साबित होती हैं और जिनको भुलाया नहीं जा सकता, जिनके बारे में बात करना जो एकदम बिल्कुल एक नई ऊर्जा जैसा देता है, एक नई मोटिवेशन देता है। और इसी कड़ी में हम बात करेंगे अर्नेस्ट शेकल्टन की जर्नी के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसी जर्नी थी जिसका मकसद था साउथ पोल पहुंचना, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये साउथ पोल कभी पहुंचे ही नहीं। उसके पहले ही ये इनको वापस आना पड़ा, लेकिन किस परिस्थितियों में और किस तरह ये वापस आए, उसकी वजह से इनकी जर्नी एक ऐसा मील का पत्थर साबित हुई जो साउथ पोल तो नहीं पहुंचे, लेकिन उससे पहले ही ये एक मोटिवेशनल स्टोरी के तौर पर दुनिया के सामने आए। दोस्तों, शेकल्टन की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी, लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग हो जाएगी इसका किसी को भी आइडिया नहीं था। जैसे ही अर्नेस्ट शेकल्टन अपनी यात्रा शुरू करते हैं, ये टाइम था दिसंबर का, ये वेड डेल समुद्र से होते हुए अंटार्कटिका तक इनको पहुंचना था, वहां से साउथ पोल। लेकिन उसके जस्ट 2 दिन की यात्रा शुरू करने के 2 दिन के बाद ही, क्योंकि दिसंबर का टाइम था, उस समय पहली बर्फ पड़ रही थी जिसकी घनत्व काफी गहरा था और जिसकी वजह से इनकी शिप 2 दिन के बाद ही उस बर्फ में रुकना धंसना शुरू हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे ये अपनी जर्नी की तरफ बढ़ते हैं। और लेकिन दोस्तों, 19 जनवरी 1915 आते आते एक ऐसा टाइम आता है जब इनकी शिप मूव करना बंद कर देती है और फोल्ड टू उस बर्फ में पैक हो जाती है। अब दोस्तों, शेकल्टन को लगता है कि ये शिप इस बर्फ से आगे नहीं चल सकती, तो ये टीम को ऑर्डर देते हैं कि इस आइस पर हमें कैंपिंग करना होगी और यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करना होगा। इनको ये आइडिया था कि ये दिसंबर जनवरी का टाइम है, मार्च अप्रैल आते आते ये जैसे बर्फ पिघलेगी वैसे हम अपनी शिप को लेकर अपनी जर्नी के लिए आगे निकलेंगे। और उसके साथ ये लोग वहां पर कैंपिंग करना शुरू करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। दोस्तों, ये शिप बर्फ इतनी टाइट थी कि इस शिप को बिल्कुल ये लोग हिला नहीं पाते हैं। जैसे तैसे वहां से ये लोग अपना कुछ जरूरत का सामान निकाल कर कैंपिंग करते हैं और वक्त का इंतजार करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहूंगा कि समुद्र में आइस का होना कोई छोटा मोटा मसला नहीं होता, बहुत बड़ा मसला होता है। जैसे अगर आप टाइटैनिक की ही बात करें तो टाइटैनिक का एक्सीडेंट भी एक बड़े बर्फ के टुकड़े के साथ ही हुआ था। और दोस्तों, यहाँ पर भी ये जिस बर्फ के टुकड़े में फंसे हुए थे, वहां पर ये उस पानी के साथ मूव भी कर रहे थे और इनको मूव करते हुए आइडिया लग रहा था कि या तो ये बर्फ पिघल जाएगी या हम इस बर्फ के टुकड़े के साथ किसी एक छोर पर पहुंच जाएंगे और वहां से हम आगे का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अक्टूबर आते आते इनको ये बात समझ में आती है कि इसके साथ हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब दोस्तों, होता कुछ इस तरह है कि इनके मुताबिक तो कुछ नहीं हुआ, ना बर्फ पिघली और ना ही ये टुकड़ा कहीं जाकर समुद्र के किनारे लगा। लेकिन कुछ एक ऐसा दिन आया जिसने 28 लोगों की इस टीम के तोते उड़ा दिए। हुआ कुछ इस तरह के, जो आइस की जो थिकनेस थी उसके प्रेशर की वजह से वो शिप का टूटना, उस शिप का सिकुड़ना शुरू हो जाता है और ये देखने के साथ इन सब लोगों के तोते उड़ जाते हैं। बीच समुद्र कोई ऑप्शन नहीं है और इनकी शिप टूट रही थी इनके सामने। देखते ही शिप के कैप्टन शिप से जरूरत का सारा सामान निकालने का ऑर्डर देते हैं। सारा जरूरत का सामान निकालने के बाद शेकल्टन उस बर्फ के टुकड़े पर कैंपिंग तो पहले से ही कर ही रहे थे, जरूरत का सामान ले लेते हैं और इनके देखने के साथ ही 21 नवंबर 1915 को वो दिन आता है जब ये शिप टूटकर समुद्र की तह में चली जाती है। और दोस्तों, अब सबसे मुश्किल टाइम आ चुका था, क्योंकि शिप जा चुकी थी और किसी भी समुद्री यात्री के लिए उसके शिप का चला जाना सबसे भयानक सपने की
लेकिन दोस्तों शैकलटन की तारीफ इसीलिए की जाती है कि इन्होंने अपनी टीम को टूटने नहीं दिया और इन्होंने अपनी यात्रा को या अपने लोगों को संभालने के लिए हर चंद कोशिश की। और इसी कोशिश में इन्होंने उस बर्फ के टुकड़े पर कोशिश की। उसके पास में इनके जो नेविगेशन सिस्टम के मुताबिक 97 किलोमीटर की दूरी पर एक पुआलेट आइलैंड था, जिस पर इनको ये उम्मीद थी कि ये बर्फ का टुकड़ा वहां पर जाकर लग जाएगा। लेकिन दोस्तों समुद्र में कभी भी कुछ भी हो सकता है और उसी के साथ ही जो बर्फ के टुकड़े पर जो कैंपिंग कर रहे थे वो टुकड़ा टूटकर दो हिस्सों में बढ़ जाता है और एक हिस्सा जिस पर ये लोग कैंपिंग कर रहे थे उस आइलैंड से लगभग 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। और उसके बाद इन लोगों को कई महीने तक उसी टुकड़े पर, उसी बर्फ के टुकड़े पर कैंपिंग करना पड़ती है। 497 दिन तक उस बर्फ के टुकड़े पर कैंपिंग करने के बाद ये टीम 3 नाव पर सवार होकर किस तरह वहां के नियरेस्ट आइलैंड, जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड, वहां पर पहुंचती है। और 497 दिन के बाद इनके पैरों के तले ठोस जमीन आई थी। अब तक ये बर्फ पर ही कैंपिंग कर रहे थे। लेकिन दोस्तों ये आइलैंड ऐसा आइलैंड नहीं था जहां पर सर्वाइव किया जा सके या यहां से रेस्क्यू हो सके, क्योंकि ये आइलैंड 1914-15 का टाइम जो इतना डेवलप नहीं था और जो आइलैंड था वो आइलैंड उस टाइम के कॉमर्शियल शिप्स के रूट में भी नहीं आता था, क्योंकि अगर कोई समुद्र में रह जाता था तो उसको फिर कॉमर्शियल शिप्स के द्वारा ज्यादा पॉसिबिलिटी होती थी कि उसको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। लेकिन ये जो आइलैंड था वो एक रिमोट एरिया था, एक बिल्कुल अलग थलग जगह थी, सुनसान, जहां पर कॉमर्शियल शिप्स का आना जाना पॉसिबल नहीं था। और यहां से फिर अर्नेस्ट शैकलटन शुरू करते हैं अपनी जिंदगी की सबसे खतरनाक जर्नी। अब दोस्तों आगे की स्टोरी, इनकी शिप जा चुकी थी, टीम एक एलिफेंट आइलैंड पर पहुंच चुकी थी और उसके बाद शैकलटन को समझ में आया कि अब इनको निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके साथ ही शैकलटन अपना एक भरोसेमंद साथी जिसका नाम था वर्सले और 4 अलग लोगों को लेते हैं जो बहुत ही मजबूत कद काठी के लोग थे। और जो 3 बोट इन्होंने शिप से रेस्क्यू की थी उसमें से एक, ये दोस्तों ये बहुत ही जनरल और ओपन बोट थी, उसमें से एक बोट शैकलटन लेकर 6 लोगों की ये टीम साउथ जॉर्जिया के लिए अपनी यात्रा शुरू करती है। दोस्तों जब परिस्थितियां भयानक हों, उस समय जब आपके पास कुछ ऑप्शन ना हो और आपको एक ओपन बोट में एक ऐसी जगह पर यात्रा करनी पड़े जिसमें अभी आपकी एक बहुत बड़ी और लंबी चौड़ी शिप को बर्फ ने जमा दिया हो, उसके बाद ये डिसीजन लेना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन शैकलटन ये डिसीजन लेते हैं और अपने 6 लोगों की टीम के साथ उस जगह से निकलते हैं, एलिफेंट आइलैंड से निकलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर यहाँ रुके तो कुछ ऑप्शन नहीं है सिवाय भूखे मरने के। और उसके बाद दोस्तों ये वहां से ओपन बोट में निकलते हैं समुद्र की लहरों के बीच, बिल्कुल ठंडी सर्द हवाओं के बीच और उठते तूफान के बीच। एक ओपन बोट, 6 लोग, 1300 किलोमीटर की साउथ जॉर्जिया के लिए यात्रा। लेकिन ये टीम हार नहीं मानती और 16 दिन की कठिन परिस्थितियों के साथ ये लोग पहुंच जाते हैं साउथ जॉर्जिया। दोस्तों साउथ जॉर्जिया पहुंचने के साथ ही इनकी समस्या खत्म नहीं हुई, उसका सॉल्यूशन नहीं मिला। इनको पता चला कि यहां से इनकी सहायता नहीं हो सकती। जहां एलिफेंट आइलैंड पर इनकी टीम फंसी हुई थी, वहां तक पहुंचने के लिए साउथ जॉर्जिया से इनकी हेल्प नहीं हो सकती थी। तो इनको ये ऑप्शन दिया जाता है कि साउथ जॉर्जिया के अपोजिट में एक आइलैंड था, वहां पर एक व्हेलिंग स्टेशन था। व्हेलिंग स्टेशन मतलब जब उस समय में व्हेल मछली का समुद्र से शिकार करके उस व्हेलिंग स्टेशन पर लाया जाता था, उसको काटने, छाटने, पैक करने के लिए। इनको बताया जाता है कि अगर आप उस व्हेलिंग स्टेशन पर पहुंच गए तो वहां से आपको मदद मिल सकती है, क्योंकि विषम परिस्थितियों में वही लोग, कुछ लोग हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, वो एक्सपर्ट हैं। और दोस्तों फिर उसके बाद शैकलटन अपने 6 लोगों में से 3 लोगों को वहां से वापस वहीं छोड़ देते हैं और अगले 3 लोगों की और ओपन बोट में फिर एक और यात्रा शुरू करते हैं। और अगले के जो ऑप्शंस थे इनके पास वो भी आसान नहीं थे। ये जो व्हेलिंग आइलैंड था ये ग्लेशियर और माउंटेन्स की पहाड़ियों के बीच में था और किसी तरह शैकलटन का जो जुनून था अपनी टीम को बचाने का, वो इस आइलैंड तक पहुंचते हैं और फिर यहां से एक टीम रवाना होती है जो उन लोगों को रेस्क्यू करती है। दोस्तों ऐसा नहीं था कि शैकलटन के जॉर्जिया या व्हेलिंग स्टेशन पहुंचने के साथ ही वो जो टीम थी वो आसानी से निकलकर इन लोगों को रेस्क्यू करने पहुंच गई और उन्होंने बचा लिया। लेकिन इसमें जाने के लिए भी जो बहुत ही एक्सपर्ट लोग थे, जो व्हेल मछली का शिकार करते थे, उनके पास बेहतरीन शिप्स थी और उसके बाद भी उन लोगों को 4 अटेम्प्ट करना पड़े थे फुल साजो सामान के बाद, और उसके बाद वो लोग उन लोगों को बचा